जब हमने कुलपति को ताले में बंद किया तो पीडीएस के 2000 बच्चों को फ़ायदा मिला। फिलहाल तो इंदौर की भी स्थिति यही है। अलग अलग चौराहों पर आप देखेंगे गांजा बड़े खुलेआम मिल रहा है। अधिवक्ताओं की जो एनरोलमेंट फीस जो कि पहले 28,000 से लेके 52,000 तक होती थी जी, उसको 750 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोविड के दौर में हमने जन सामान्य के लिए भी पीआईएल की, पर चूंकि मैं एक युवा अधिवक्ता हूँ, ला का विधि का विद्यार्थी हूँ जो जीवन पर्यंत रहूँगा, तो अगर मैं अपने अधिकारों के लिए अपने परिवार के लिए नहीं लड़ पाऊंगा तो फिर मेरा ये सब होना व्यर्थ है। तो इसलिए प्रायोरिटी पर रहते हैं। इसलिए मेरी प्राथमिकता पहले मैं अपना घर ठीक कर लूँगा, फिर मैं समाज को ठीक करने निकलूँगा। पूरे देश में हर क्षेत्र में सरकार, राजनीतिक दल, सभी संगठन महिला आरक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में क्यों नहीं? इस क्षेत्र में क्यों नहीं? और भारत देश की जो परंपरा है वो तो वैसे भी मातृसत्तात्मक परंपरा रही है हमेशा से। चूहा वाला जो विषय हुआ, हमारी एक अधिवक्ता साथी थी, उनकी दादी जी का एक बड़े इंदौर के हॉस्पिटल में यूनिक में इलाज हुआ। अब वो जो मैंने आपको बताया ना कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो लाइव है कि नहीं है, हाँ, ये पता ही नहीं होता था। हाँ। बस डॉक्टर एक ही चीज़ कहता था, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, आप इतने पैसे जमा कर दो। अच्छा, आपकी और पुलिस वालों की फाइट जो है और इसके बाद की स्ट्राइक जो है बड़ी चर्चा में रहती है हमेशा ही। क्या कारण होते हैं जिनके चलते पहली बात तो ये लड़ाइयाँ होती हैं? दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे तत्काल प्रभाव से सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन क्या रीज़न है कि हमारे यहाँ पर ये लड़ाई लगातार चल रही है? और क्या सोल्यूशन लगता है आपको हो सकता है इसका? सक्रिय होने के लिए आपने हल्के स्तर के प्रदर्शन भी किए कुछ, जैसे कि आपने कुलपति को ताले में बंद कर दिया, आईएमए प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करी, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज सारे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज वापस से स्टार्ट हो गए। निमेश भैया, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका द नवनीत शो पर। धन्यवाद जो आपने मौका दिया। अरे, मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हम लोग जब भी एडवोकेट्स की, वकील की बात करते हैं तो वो सनी देओल का डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो एक चीज़ जो वकीलों के साथ हमेशा जुड़ी रहती है वो है तारीख। उसके बावजूद आप उस तारीख से निकल कर हमारे पास यहाँ पर आए। और दूसरी चीज़ जुड़ी होती है सवाल। आप लोगों से सवाल पूछते हैं, आज पहली बार मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ। तो मैं सवाल दागने के लिए तैयार हूँ। कुछ सवाल आसान होंगे, कुछ थोड़े टफ भी हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ईमानदारी से जवाब दें आप। कसम खिलाने के लिए गीता मेरे पास यहाँ पर है नहीं। शुरू करें। जिस तरीके से मैं कोर्ट में प्रयास करता हूँ अपने पक्षकार के लिए, उसी तरीके से यहाँ भी प्रयास करूँगा जी। सबसे पहले बताएं, एक युवा अधिवक्ता होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं आपकी लाइफ के जो आपको लगता है कि ये मुझे सेटिस्फाई करता है, ये मैं अच्छा कर रहा था यार? देखिए, जब हम लोग लॉ कॉलेजेस में होते हैं, इस फील्ड को चूज़ करते हैं और हम आते हैं, तो एक दिमाग में एक अलग फिनोमेना होता है। एक अलग सी तस्वीर होती है। जब हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चालू करते हैं, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और केस लॉज पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर होती है कि मैं रेट का वकील बनूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर करूंगा, मैं पीआईएल सोच करूंगा। लेते हो अपने हिसाब से कुछ। पर जब हम प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं, जब हम इंटर्न होके आते हैं, जब अपनी डिग्री पूरी करके प्रैक्टिस करने आते हैं, तो ये वो दुनिया ख्वाबों की दुनिया होती है। ये दुनिया उससे बिल्कुल विपरीत होती है। अच्छा। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है काम को सीखना, तरीके को सीखना। लॉ तो हर व्यक्ति पढ़ लेगा, लॉ तो आम इंसान भी पढ़ लेता है। उससे कैसे अपने पक्षकार के लिए काम किया जा सके, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से प्ली लेना है, किस तरीके से ड्राफ्टिंग करना है, ये सब एक बड़े चैलेंज होते हैं। और इससे बड़ा चैलेंज होता है क्लाइंट मिलना। क्योंकि पक्षकार मिलना वो विश्वास पे निर्भर करता है। जब आप हम पर पहली बार कोई विश्वास करके अपना केस सौंपता है और हम उसको परिणाम दे पाते हैं, तभी हम आगे ग्रो कर पाते हैं। सबसे पहला केस जब आपको मिला, क्या हालत थी, किस तरह से, और पहला केस था क्या? मुझे थोड़ा सा याद दिलाइए। देखिए, मेरा पहला केस एक्चुअल पहला तो नहीं था, पर वो पहले केस की तरह ही था जिससे मेरे वकालत के करियर को दिशा मिली। मैं रेट और रेवेन्यू की प्रैक्टिस करता था। एक हमारे मित्र थे और मैं बड़े सीनियर रहे हैं हमारे, दिनेश माहेश्वरी जी, केजी माहेश्वरी एसोसिएट, केजी माहेश्वरी साहब के बेटे जी। उनके ऑफिस में इंटर्न था। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट ही की थी। वो आया, मुझसे मिला और बोला कि यार एक 302 का
हत्या का केस है हम्म। जिसमें मृत्युकालिक कथन है, डाइंग डिक्लेरेशन है। हाँ। तो वो डाइंग डिक्लेरेशन के कारण उसकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही थी। इंदौर हाई कोर्ट में भी वो अच्छे वरिष्ठ अधिवक्ताओं से 3 बार बेल लगवा चुका था। हम्म। मुझसे चर्चा हुई, मेरे सीनियर के बारे में बात हुई, तो बोले एक बार भैया से मिलते हैं। हम्म। तो मैंने अपने सीनियर से उसको मिलवाया। मिलवाने के बाद सीनियर से उनकी बातचीत हुई। सीनियर ने बोला इसमें कोई बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी प्रयास कर लेते हैं। ठीक है। बेल लगाई, बेल में टाइम बाउंड डायरेक्शन हो गया। उसके बाद वो मेरे पीछे लग गया कि नहीं, भैया से ही केस लड़वाएंगे। हम्म। तो चूँकि सीनियर ऑफ द रिकॉर्ड क्लाइंट के जाने के बाद बिल्कुल पिता की तरह थे, हर चीज़ पे डिस्कस किया करते थे हम्म। और अच्छी चीज़ें समझाया करते थे, प्रो कौन सभी बताते थे। तो सीनियर ने कहा कि इस केस में कोई विशेष बात बची नहीं बात है। बची नहीं है, लगभग ये मान के चलो कि इसके भाग्य को छोड़ के सजा तय है, हाँ। तो तुम ही कर लो, हाँ। तुम्हें अनुभव भी मिल जाएगा। ठीक है। तो मैंने कहा ताऊ जी, मैंने तो कभी, हम उनको ताऊ जी बोला करते थे, मैंने कहा ताऊ जी मैंने तो कभी क्रिमिनल का सी भी नहीं समझा आज तक। कभी हाँ। जो बेसिक होता है क्रिमिनल के लिए, ठीक है। 323, 294, 506 हाँ, आप के सीधे केसेस जो 302 होते लड़वा हैं रहे हो हमसे। वो भी कभी नहीं चलाए। बोले कुछ नहीं, जैसा सिविल चलाते हैं वैसा ही इसको भी चलाना, कोई बहुत ठीक है। टफ नहीं है, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। हाँ। तो मैंने मेरे मित्र को समझाया कि उनके पास व्यस्त था। अब मैं उसको सीधे तो नहीं बोल सकता था कि हाँ। इसमें सजा बिल्कुल तय है और कुछ नहीं है, केस मरा हुआ है इसलिए सर नहीं लड़ेंगे। जी। मैंने कहा उनके पास समय की बहुत कमी है हाँ। और वो बाहर जाते नहीं है अमूमन। जी। तो फिर उसने मुझे एक ऑफर दिया कि एक काम करो, जो मेन विटनेस है वो साहब से चलवा लेंगे, बाकी तुम चला दो। ठीक है। तो मैंने अपने जो साथी थे मेरे, हम्म। उनसे डिस्कस किया, जो मेरे कॉलेज से लेके कोर्ट तक के साथी थे। हम्म। एडवोकेट ही हैं वो भी, लक्की जैन, आशीष शर्मा। जी। तो उन्होंने भी प्रोत्साहित किया, उत्साहवर्धन किया, तो वो केस हम लोगों ने चलाना चालू किया। वो बलाई समाज के बहुत गरीब परिवार के लोग थे हम्म। और जो मेरा मित्र था वो ठाकुर समाज का था और वो उनका फैमिली टच था, इसलिए वो उनके लिए एफर्ट कर रहा था। तो जो भी खर्चा कर रहा था वो भी वही कर रहा था। जी। बोला यार भाई मैं बहुत तो नहीं दे पाऊंगा, आने जाने का किराया दे दूंगा। हम्म। तो इस तरीके से हमने ट्रायल चलाना स्टार्ट किया। ट्रायल जब चलना चालू हुई, स्टार्ट हुई, पहला विटनेस गया, बहुत अच्छा गया मेरे मित्रों के सहयोग से। दूसरा विटनेस में फिर कुछ चीज़ें निकली तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया। हम्म। अब हम उस ट्रायल को चलाते जा रहे हैं और ये समझ नहीं है कि एक लाइफ इम्प्रिजमेंट के केस में और एक जनरल केस में क्या डिफरेंस आता है। डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। उस केस को हम करते करते एक दिन हम तीनों मित्र बैठ के डिस्कस कर रहे थे, जितने भी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था उसको लेके। तो हमें समझ में आया कि जो पीएम डॉक्टर था और जिसने डाइंग डिक्लेरेशन लिया था, हम्म। उन दोनों के ओपिनियन में बहुत डिफरेंस था। हम्म। तो चूँकि मैं छात्र राजनीति में रहा, चिकित्सा के भी छात्र मेरे टच में रहे, मैंने मेडिकल कॉलेजेस में भी काम किया, सभी जगह काम किया, तो कई डॉक्टर्स मेरे टच में थे। तो मैंने अपने एक डॉक्टर मित्र को पीएम रिपोर्ट भेजी। हम्म। उन्होंने उसको देख के बोला कि इसमें जो जो कमियां थी टेक्निकली वो बताई कि ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। हम्म। तो मैंने एप्लीकेशन मूव की नीचे की कोर्ट में विटनेस रिकॉल करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रॉस एग्जामिन हो चुके थे। जो पीएम जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था तो उनको रिकॉल करना था। तो पहले तो मुझे बहुत फटकार पड़ी। हम्म। ये देखिए जजेस कई बार अच्छी चीज़ के लिए भी डांटते हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा, जिससे मुझे भविष्य में समझ भी आया कि किस पक्षकार के लिए किस केस में आपको क्या करना चाहिए। हम्म। फिर वो एप्लीकेशन अलाउ हुई, हमने उसको रिटर्न वापस से दोबारा री एग्ज़ामिन किया। इस बीच में मैंने एनाटॉमी भी पढ़ी हम्म। और अच्छे से वो विटनेस हमारा एग्जामिन हुआ। उसके बाद हमने बेल मूव करी और वो बेल आउट हो गया। जो बेल सुप्रीम कोर्ट तक से खारिज थी हम्म। वो सेशन कोर्ट में बेल बेल मिल गई। बेल मिल गई तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बढ़ा। वो हाई से भी ऊपर चला गया और ऐसा लगने लगा कि हम तो अब कुछ भी कर कुछ सकते भी हैं। कर सकते हैं। उसको बाद में 2017 में देवउठनी 11 का दिन था। उस दिन वो वहीं से सेशन से इक्विटल हो गए दोनों माँ बेटे। हम्म। और जब वो पक्षकार बाहर आए जेल से, एक तो पहले बेल आउट हो चुके थे, एक जब बरी हुए उसके बाद आए और वो मिलने आए, तो ना उनके पाँव में चप्पल थी, उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी, तबीयत भी ख़राब थी। वो कुछ पैसे लेके आए थे देने के लिए, फीस के लिए। तो मैंने कहा कि आप इससे अपना इलाज कराइए। हम्म।
उन्होंने काफ़ी आशीर्वाद दिया और मुझे लगता है उस आशीर्वाद का ही प्रभाव है जो मैं आज अच्छे तरीके से अपने व्यवसाय को कर पा रहा हूँ। बिल्कुल तो ठीक। चैलेंज ये था कि एक मरा हुआ केस था, हुँ, उसमें क्या होगा इसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। और हुँ। सैटिस्फैक्शन ये था कि हमने उनको बरी करा लिया। बहुत बड़ी बात है। तो जीवन में जब पहले केस इस प्रकार के होते हैं तो बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। हुँ। आपने छात्र राजनीति की बात करी, यहाँ पर मेरे पास में आपके बहुत सारे चिट्ठे लिखे हुए हैं। उसकी बात करते हैं कि अलीराजपुर तहसील से छोटी-सी जगह से आपने छात्र राजनीति की शुरुआत करी और सक्रिय होने के लिए आपने हल्के स्तर के प्रदर्शन भी किए कुछ। जैसे कि आपने कुलपति को ताले में बंद कर दिया, आयामी प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ करी और चाय फेंकना कुलपति कार्य परिषद के ऊपर और साथ में जीएसटी कॉलेज में एफआईआर दर्ज कराना, ये सारे काम आपने किए और उनको लोग ऐसा समझते हैं कि ये हल्के तरीके होते हैं पॉपुलर होने के। आप इसको इस तरह से देखते हैं और अगर नहीं, तो आपके छात्र राजनीति के वो कौन से 3 अच्छे पॉजिटिव काम थे जो आपको लगता है कि ये पॉजिटिव रहे और ये मेरी पर्सनैलिटी को बयाँ करते हैं? देखिए, चाय फेंकना, कुलपति को ताले में बंद कर देना, एफआईआर एक अलग विषय है। हुँ, तो ये हुए किन परिस्थितियों में? हुँ, कोई भी छात्र अपने शिक्षक का असम्मान नहीं करना चाहता। कुलपति भी एक टीचर ही होते हैं हाँ, और वो अच्छे शिक्षाविद होते हैं, इसीलिए वो कुलगुरु कुलपति होते हैं। जी, छात्र और वो परिवार के मुखिया भी होते हैं। जब हुँ, किसी छात्र को समस्या होगी और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी तो वो बात करने कहाँ जाएगा? अपने परिवार के मुखिया के पास जाएगा। हुँ, जब वो अपने मुखिया के पास जाता है और मुखिया उससे मिलने को तैयार नहीं, मुखिया मीटिंग में बैठ के चाय समोसे करने के लिए मुखिया के पास समय है, अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य जो कि छात्र है, किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की जो 2 पहिए होते हैं, एक छात्र होता है, एक शिक्षक होते हैं और प्रशासन होता है। हुँ, बिना छात्र के तो ना विश्वविद्यालय चल सकता है, ना महाविद्यालय चल सकता है। हुँ, तो जब वो नहीं मिलते हैं तो आक्रोशवश, और वो उम्र का भी एक पड़ाव होता है हुँ, जिसमें कई बार चीज़ें हो जाती हैं। उत्तेजनावश इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। हुँ, कोई सोचकर और इसका हल्के सस्ते से नहीं लेना देना नहीं। कुल मिला के हमने कोई प्रदर्शन किया, हुँ, हमने कोई काम किया, उसका परिणाम क्या है? जब हमने कुलपति को ताले में बंद किया तो बीडीएस के 2000 बच्चों को फ़ायदा मिला, रिव्यू अच्छा, हुआ। हुँ, जब हमने जो चाय कांड के नाम से वो है कि चाय फेंकी गई, चाय फेंकी नहीं, चाय दुर्घटनावश उन पर उछलकर चली गई। आपने फेंकी नहीं जानबूझ के वो। जानबूझ के हमने नहीं फेंकी। ठीक है। बड़ा विषय था, रैगिंग को लेके विषय था, हॉस्टल्स की समस्याओं को लेके, लोगों के स्वास्थ्य को लेके सवाल था। कुलपति बैठे हैं, 6 घंटे से इसी मीटिंग चल रही है, इसी मीटिंग चल रही है, उनके पास 5 मिनट का समय नहीं था छात्रों से मिल लेते। हुँ, भाई छात्र अपनी बात बताता है, आप हुँ, समाधान देते, समाधान तत्काल देते या बाद में देते, बात तो करना चाहिए। हुँ, तो आईएएम में जो तोड़फोड़ हुई वो भी कोई जानबूझ के नहीं की गई। हुँ, आईएएम में गांजे का मामला आया सामने, हमारी जानकारी में आया, हम लोग आईएएम पहुंचे, उन्होंने गेट लगा दिए। भाई छात्रों से आपको, हम छात्र आतंकवादी थोड़ी हैं। हुँ, छात्रों से किस बात का भय? छात्रों से मिलिए, डायलॉग कीजिए, बातचीत कीजिए, जी, जो हमारी समस्या है वो सुनिए, हुँ, जांच कीजिए। हम तो ये नहीं कह रहे कि आज ही आप इसको फांसी पे लटका दो, किसी को रेस्टिकेट कर दो। हुँ, वहाँ उस समय झुनझुनवाला साहब आईएम के डायरेक्टर हुआ करते थे, न तो वो बात करने को तैयार, हुँ, न वो मिलने को तैयार। अब हुँ, जब छात्र आक्रोशित होकर जब आगे बढ़ा और वो केबिन में घुसने की कोशिश, तो उन्होंने बैक डोर से बाहर भाग गए। उसी धक्का मुक्की में, चूंकि कांच का बर्तन था, कांच का बना हुआ केबिन था, हुँ, धक्का मुक्की में अब 200-500 छात्र जहाँ इकट्ठे होंगे, धक्का मुक्की थोड़ी सी भी होगी, हुँ, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो टूट फूट संभाविक विषय है। हुँ, ये कोई इंटेंशनली नहीं किए गए। हुँ, लेकिन उसके बाद दुनिया ने देखा कि आईएम में ड्रग्स सप्लाई हो रही थी, आईएम में गांजा पकड़ा गया, उनकी रिपोर्ट्स में भी आया, हुँ, एफआईआर भी दर्ज हुई। हुँ, जीएसआईटीएस में भी कोई वार्डन, वार्डन तो एक तरीके से पिता की तरह होता है। बच्चा घर 100% छोड़कर हॉस्टल में जब आता है तो वार्डन हुँ, के पास ही पिता ही होता है, सही के बात है, प्रोटेक्शन में ही रहता है। ठीक बात वार्डन है। ही अगर छात्रों के साथ मारपीट करे, गाली गलौज करे, तो उस हुँ, पर तो एफआईआर बनती है। हुँ, तो अगर वो 3 आपके मुद्दे जिनकी छात्र देखिए, राजनीति मैं के तौर पे बात करें, कौन-से रहे? अपनी पूरी छात्र राजनीति के, मैं उसे छात्र राजनीति तो नहीं कहूँगा, वो छात्र संघर्ष का दौर था जी, जिसका मैं एक हिस्सा था। हुँ, मैं भी एक छात्र था और मैं उससे पूरे अपने कार्यकाल से बड़ा संतुष्ट हूँ। मैंने से प्रदेश भर में जो बंद पड़े लॉ कॉलेजेस थे हुँ, उनको, क्योंकि उस समय प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की मोनोपोली चालू हो गई थी,
अच्छा 2007 में पहली बार प्राइवेट लॉ कॉलेज 5 ईयर कोर्स में आए। 3 ईयर्स कोर्स थोड़ा डाउनफॉल पे था, 5 ईयर कोर्स नया नया आया था, इंटीग्रेटेड BA LLB हुआ करता था, और स्कूल ऑफ लॉ के अलावा उस समय कोई और कॉलेज हुआ नहीं करता था। ठीक है। वैष्णो लॉ इंस्टीट्यूट सबसे पहले 5 ईयर लॉ स्टार्ट हुआ, फिर IIL में आया, धीरे धीरे इनकी मोनोपाली हो गई। हमारे एक स्टेट बार सदस्य थे, अब वो है नहीं इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो BCI मेंबर भी हुआ करते थे। उस समय हमारा ऐसा आरोप था, हमने उनसे भी कहा, रिप्रेजेंटेशन जब दिया, कि आप लोगों ने प्राइवेट लॉ कॉलेजेस से मिली भगत करके जो सस्ती चिकित्सा सस्ती चिकित्सा, सस्ती Education. शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। जी। तो सन 2008 से 2010 तक जितने भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज थे वो धीरे धीरे भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं के नाम से बंद कर दिए गए, उनके एफिलिएशन रिन्यूअल नहीं हुए। तो जो एजुकेशन 2500-5000 में मिलती थी वो 40,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक चली गई। तो उस चीज को लेकर हमारा विरोध था। हमने पहले हमारा एक फोरम था विधि विद्यार्थी मंच, उसके बैनर तले हमने PILs की प्रोटेस्ट किए। फिर मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, विद्यार्थी परिषद में भी इस बात को रखा, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हमारे नेतृत्व करता थे, संगठन मंत्री थे, उन लोगों ने इस बात को समझा, ऊपर बात की, और इसके लिए हम सहयोग किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज सारे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज वापस से स्टार्ट हो गए, कहीं जन भागीदारी से, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती होके, नई बिल्डिंगें बन के। सरकार ने भी उसमें सहयोग किया, थोड़ा समय ज़्यादा लगा, पर हुआ। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा अचीवमेंट है। जी। दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर सीटें जो होती है, परंपरागत रूप से कि कोई कॉलेज 90s में स्टार्ट हुआ तो उस समय वहाँ सैंक्शन सीट 30 सीट थी, तो वो 2011 तक भी 30 ही सीट चल रही थी। तो 2011 तक जब वो 30 सीट चल रही थी तो बच्चों को मजबूरन, क्योंकि कहीं पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो वो दूसरी जगह तो वैकल्पिक स्थान पे उनको जाना होगा। जी। उसको लेके हमने अतिरिक्त संचालक का बड़ा घेराव किया। लक्ष्मीकांत शर्मा जी उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनका घेराव किया, और हर कॉलेज में, इवन सावेर, महू, देपालपुर, इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेजेस सभी में मैंने लगभग 45% सीटों की बढ़ोतरी करवाई। उससे एक बड़े वर्ग को, एक बच्चे को काफी लाभ हुआ, क्योंकि महू का बच्चा, देपालपुर का बच्चा, सावेर का बच्चा इंदौर पढ़ने आएगा, एक तो उसका पढ़ने लिखने का समय, आने जाने का समय, फिर महंगी शिक्षा, इन सब से उसे एक बड़े स्तर पर निजात मिली। जी। तीसरा मेरा जो मुझे लगता है कि बड़ा अचीवमेंट था, कि एक जो आप लोग भी पढ़े होंगे कि रिव्यू, पहले के समय में कॉपी सिर्फ रिवेल और रिटोटल हुआ करती थी। कई हमने मामले भी पकड़े, कई टीचर ब्लैकलिस्टेड भी करवाए, फेल्यूअर्स, और वो अपने एक गठबंधन, चाहे कॉलेज माफियाज के साथ मिलकर या शिक्षा माफिया के साथ मिलकर पास फेल का बड़े स्तर पे खेल हुआ करता था। तो हमारा ये कहना था कि व्यवस्था ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हमने क्या लिखा, हम रिवैल्यूएशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया, आपने 35 दिए, 40 दिए, 25 मार्क्स दिए, हमें नहीं पता, वापस रिजल्ट आया, हमें नहीं पता। कम से कम हमें मालूम तो हमने लिखा है क्या, और आपने किस आधार पर मार्क्स दिए। उसको लेके हमने एक बड़ी मुहिम, यहाँ पर कुलपति हुआ करते थे PK मिश्रा जी, उसके बाद वो मुहिम हमारी राजकमल साहब के साथ समय तक चलते चलते डॉक्टर DP सिंह के तक आई, और उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी इस बीच में कई बार हमारी मुलाकात हुई, कई बड़े अधिकारियों के साथ भी हमारी मुलाकात हुई, प्रोटेस्ट हुए, और अंततः उसका सुखद परिणाम आया कि रिव्यू कॉपी होना चालू हुई। रिव्यू में हम जाकर अपनी कॉपी देख सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं कि ये वैल्यूएशन प्रॉपर, मेरे अकॉर्डिंग तो सही आंसर है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने जैसे IIM का एक मुद्दा आपने उठाया कि IIM में गांजा और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखी गई। फिलहाल तो इंदौर की भी स्थिति यही है। अलग अलग चौराहों पर आप देखेंगे गांजा बड़े खुलेआम मिल रहा है, और ये कोई झुठलाने वाली बात नहीं है। इसमें आपको लगता है कि अभी भी छात्र राजनीति के या राजनीतिज्ञों की ज़रूरत है, या आप जैसे किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो आगे आकर बढ़े और इस तरह की चीज़ों पर काम करे? देखिए, छात्र राजनीति में जिस संगठन से मैं आता हूँ, मैंने अपना काम किया जी। वो संगठन तो हमेशा हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छोटी बैठकें हों, बड़े कार्यक्रम हों, अधिवेशन हो, हमेशा इस बात को लेके एक सत्र हुआ करता है कि हमें, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य यही था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना था कि छात्र कल का नहीं, आज का नागरिक है। समाज सुसंस्कृत हो, सुसंगठित हो, अनुशासित हो,
और वहीं की प्रेरणा से हम लोग ये कॉल कैंपसेस में जो चाहे वो यूटीडी में हो, आईएम में हो, जो गांजाखोरी की घटनाएं हो, शराब की घटनाएं हो, हमेशा विरोध प्रदर्शन होते रहे, या हरासमेंट की घटनाएं हो, रैगिंग की घटनाएं हो, विद्यार्थी परिषद हमेशा मुखर रहा। वह आज भी काम कर रहा है, लेकिन मात्र एक संगठन या एक छात्र संगठन या एक छात्र के काम करने से ये बदलाव नहीं होगा। इसमें समाज के हर वर्ग को आना होगा। प्रशासन को भी अपनी भूमिका पे, पुलिस को भी अपनी भूमिका पे सोचना होगा कि ट्रैफिक चौराहे पे खड़े होके हेलमेट और छोटी छोटी चीज़ों के बजाय चालान बनाने के, या रात को आप देखिए कि पुलिस गश्ती अपराध को नियंत्रण के नाम पे 20-20 जवान, एक थाने में अगर 50 जवान, 50 का स्टाफ है, तो 20-20 लोग खड़े हैं थाने पर, क्या कर रहे हैं? सिर्फ चालान वसूली। लोगों को आप जांच कीजिए, सुरक्षा का एक सिस्टम बनाइए, आप बूम बैरियर्स लगाइए जगह जगह। उसकी बजाय अगर हम अंदर गली मोहल्लों में दिन में एक पुलिस का एक फोर्स, हॉक फोर्स टाइप बने, जो कैंपसेस में विजिट करे, तो इन घटनाओं पे, कैंपस में, बस्तियों में, तो इन घटनाओं पे बड़े स्तर पे लगाम लगाई जा सकती। साथ में प्रशासन को एक जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। ऐसा जागरूकता कार्यक्रम नहीं कि पहले वो जो एड्स के आपने देखे, एड्स नियंत्रण के चला करते, टीवी में एक एड आया, 15 सेकंड का प्रोमो आया और सब हैप्पी की संख्या कम हो गई। एक वास्तविक स्तर पे हर वर्ग को समाज के साथ लेके जागरूकता का एक कार्यक्रम चलाया जाए। और इस पे लेके जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में, तब भी हम कंटिन्यू कैंपेन करते थे कि ये जो आपका कचरा मुक्त इंदौर है, ये हमने पॉलीथीन फ्री इंदौर 2010 में कैंपेन किया था, ड्राइव किया था। सोचिए आप, 2010 बहुत पुरानी बात हो गई। और जिसके आज भी हमारे पास कोई चित्र भी हैं, कई अनुभव भी हैं। हमने पूरे इंदौर में पॉलीथीन फ्री इंदौर का कैंपेन रन किया था। और नशे को लेके भी हम लोग तब से ही सतत कार्य कर रहे हैं जी। मैं जब विद्यार्थी परिषद में आने से पहले विधि विद्यार्थी मंच नाम का हमारी एक संस्था थी, जो प्रत्यंचा के नाम से काम करती है एडवोकेट्स में जी। तो उसके थ्रू भी हम लॉ स्टूडेंट फॉर चेंज के लिए के नाम से भी एक ड्राइव चलाते थे, जिसमें हम लीगल कैंप, लीगल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस को लेके काम करते थे। जी। तो इस प्रकार अगर समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव अकेले आप पर या मुझ पर या जो ले रहा है उस पर नहीं, इसका दुष्प्रभाव आने वाले समय में अब तो दिखने लगा है। सने सने ये हर व्यक्ति पर आएगा और इससे कोई भी अछूता नहीं रह जाएगा। लेकिन वही बात है कि एक सामान्य मानसिकता है कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने मेरे घर में भगत सिंह नहीं होना चाहिए। लेकिन पाठक जी के यहाँ पर तो भगत सिंह पैदा हो गए और ये भगत सिंह जो है वो आरटीआई और पीएल काफ़ी फाइल करता है। तो मुझे बताइए कि आप जब ये आरटीआई और पीएल फाइल करते हैं तो आप एक वर्ग विशेष को ही क्यों ध्यान में रखते हैं? दूसरे वर्ग की समस्याएं क्या आपको दिखाई नहीं देती? देखिए, आरटीआई 2005 में जब नया एक्ट आया और साथ में हम लोग लॉ कॉलेजेस में आए और हमने आरटीआई को समझा, फिर हमें ऐसा लगा कि आरटीआई हमारी समस्याओं के लिए वरदान है, जिससे हम अधिकतम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जागरूकता कर सकते हैं। उसको लेके मैंने आरटीआई पर काम स्टार्ट किया और मैं इंदौर में पहला आरटीआई एक्टिविस्ट हुआ करता था उस समय, जिसके ऊपर नई दुनिया में एक स्पेशल एडिशन नई आज़ादी के नए सिपाही लगा करता था। अच्छा। स्वतंत्रता दिवस के बाद तो मेरे ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया था। हाँ। और मेरे टीचर्स ने देखा, प्रोफेसर्स ने देखा जी। और मुझे कॉल किया और बड़ी बधाई, तो उससे मुझे थोड़ा इंकरेजमेंट मिला। हाँ। और मैंने धीरे धीरे आईटीआई से कॉलेजों की व्यवस्था, अव्यवस्था, इन चीज़ों को, चूँकि उस समय मैं छात्र था और छात्रों के बीच ही काम करता था। हाँ। छात्र जीवन समाप्त होने के बाद मैं विधिक व्यवसाय में आ गया। विधिक व्यवसाय में आने के बाद मैंने पीआईएल स्टार्ट की, जो कि छात्र जीवन से स्टार्ट हो गई थी एज ए लॉ स्टूडेंट ही। जी। तो जो एक वर्ग विशेष की बात है, ऐसा नहीं है। हम कोविड के दौर में हमने जन सामान्य के लिए भी पीआईएल की, पर चूंकि मैं एक युवा अधिवक्ता हूँ, लॉ का विधि का विद्यार्थी हूँ जो जीवन पर्यंत रहूँगा, तो अगर मैं अपने अधिकारों के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ पाऊंगा, तो फिर मेरा ये सब होना व्यर्थ है। तो इसलिए प्रायोरिटी पर रहते हैं। इसलिए मेरी प्राथमिकता पहले मैं अपना घर ठीक कर लूंगा, फिर मैं समाज को ठीक करने निकलूंगा। ये जो विधिक व्यवसायिक क्षेत्र है, ये मेरा घर है, तो प्राथमिकता मेरी अपने परिवार को लेकर है। जब यहाँ ठीक हो जाएगा तो सने सने हम बाहर भी प्रयास करेंगे। हम पीआईएल्स में कई बार हम बाहर के इश्यूज भी उठाने की कोशिश करते हैं। बीच में हमने एक पिटीशन की थी कि
एक लॉ स्टूडेंट थी, सॉरी मेडिकल स्टूडेंट थी, कैटेगरी से आती थी। फीस न होने के कारण उसने ड्रॉप कर दिया। फिर कई लोगों ने उसको कहा कि नहीं, फीस हम भरेंगे, और उसके लिए हमने पिटीशन की और यहीं सेवा सदन में उसका एडमिशन कराया। ऐसे कई सारे जो कोविड के समय कई पिटीशंस लगी थी कि जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि कोविड में हमारे कई अधिवक्ता मित्र, साथी, जूनियर्स, कई अधिवक्ताओं के परिवारजन जो बाहर से इंदौर इलाज कराने आए थे, वो दिन दिन भर बाहर खड़े रहते थे। वो पता ही नहीं चलता था क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ घटनाएं भी घटी, तो हमारे मन में एक आक्रोश था। फिर वहाँ हम और लोगों को भी देखते थे। जब हम और लोगों को देखते थे तो हम सोचते थे कि हम अधिवक्ता होके, इतने नियमों के जानकार होके, संपर्कों के होते हुए भी इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, तो आम जन को कितनी पीड़ा होगी। तो उन सब चीज़ों को लेके हमने एक पीआईएल की। पीआईएल में डायरेक्शन हुए कि आप लाइव दिखाएंगे जो ट्रीटमेंट चल रहा है, डिस्प्ले करेंगे, प्रॉपर जानकारी देंगे, मिलने के लिए एक प्रोटोकॉल्स में उनको एक टाइम देंगे, ताकि उनको मालूम हो कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इससे सिर्फ अधिवक्ता वर्ग को कोई फायदा नहीं हुआ, जन सामान्य को तो हुआ। भी फायदा हुआ, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं वर्ग विशेष को करता, हाँ मेरी प्राथमिकता में अधिवक्ता है। जी, अदरवाइज आप सबके लिए कर रहे हैं। रमेश भाई, ऐसा कहते हैं कि आपका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है। इसको लेकर कई सारी बात हम लोगों ने लगातार सुनी भी है। आपका कॉन्टैक्ट इतना स्ट्रांग है कि आईएम में गांजे वाला केस भले हो या फिर दिल्ली कॉलेज में रैगिंग वाला किस्सा हो, इसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास आई। तो ये सब कुछ कैसे होता है? ये इतना स्ट्रांग कम्युनिकेशन लोगों के साथ आपका कैसे बना, और फिर आप करते क्या हैं इसकी जानकारी आने के बाद? देखिए, कम्युनिकेशन आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है। जी। जब आप जमीन धरातल पे लेके रहकर लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो आपको और व्यक्ति का आपके ऊपर विश्वास होता है, तो वो आपको चीज़ें बताता है, अपनी समस्या बताता है। जी। और चूंकि हम जिस तरीके से आए, जिस स्कूल से निकले, वहाँ से हमने यही सीखा है कि आपका ज़मीन से जुड़ाव होना चाहिए, और हमारे पारिवारिक संस्कार भी है। तो इसके कारण मेरा कई लोगों से अच्छा व्यवहार है, अच्छा जुड़ाव है। एक बड़ा तबका, युवा तबका मेरे साथ जुड़ा हुआ है। युवा के अलावा भी कई वर्ग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, अपनी हर बात कर लेते हैं। जी। उसके कारण मुझे जगह जगह से सूचनाएं मिल जाती है। जी। जब सूचनाएं मिलती है, जब मैं छात्र राजनीति के जीवन में था, तो दिल्ली कॉलेज में रैगिंग हुई, एग्रीकल्चर कॉलेज में रैगिंग हुई, आईआईपीएस यूनिवर्सिटी में रैगिंग हुई। हाँ। तो लोगों ने एक विश्वास से, कई लोग मुझे जानते थे, कई नहीं भी जानते थे, कहीं ना किसी से रेफरेंशियल नाम सुना था, तो उन्हें ये विश्वास था कि ये हमारे लिए करेंगे। वो मेरे संपर्क में आए, मैंने उसको लेके आवाज़ उठाई। दिल्ली कॉलेज में 6 लोग रेस्टिकेट हुए। फर्स्ट टाइम दिल्ली कॉलेज का कोई मामला था जो पहली बार इस तरीके से बाहर आया था। हाँ। आईआईपीएस में जिन्होंने रैगिंग की, वो बच्चे सस्पेंड हुए। बाद में हम ही लोगों ने पहल की कि इनको वार्निंग दे के ही छोड़ दिया जाए। सजा सुधारात्मक होना चाहिए, दंडात्मक नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, खास करके छात्रों को लेके। उनके उस सजा से उनके जीवन को दिशा मिले, न कि जीवन की दिशा बदल जाए। बहुत बढ़िया। तो हमने मामले तो उठाए, प्रयास भी किया। जी। ऐसे ही कोविड के समय में आपने एडवोकेट्स की आर्थिक स्थिति जो बहुत ख़राब हो गई थी, उसको लेकर कोशिशें करी मेरे ख़्याल से, और उसके बाद फिर आपने हॉस्पिटल में एक चूहा कांड भी हुआ था इस कोविड के टाइम पर ही। इसके ट्रीटमेंट को लेकर भी आपने, जिसकी हम लोग थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, उसको लेकर भी बहुत कुछ काम किया। उस बारे में कुछ देखिए, बताएंगे आप? कोविड जो था, मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए, पूरे विश्व के जन सामान्य के लिए सबसे बुरा दौर था। जी। और इस बुरे दौर में लोगों को एक दूसरे की मदद की आवश्यकता थी। जन सामान्य ने मदद भी की। लेकिन उसी दौर में हमको बड़ा बुरा लगा कि अधिवक्ताओं का जो परिवार है, इसके मुखिया होती है राज्य अधिवक्ता परिषद, स्टेट बार काउंसिल। जी। हम फर्स्ट इनरोल्ड भी वहीं होते हैं, वहीं से अपनी अपनी बार्स में आते हैं, लोकल बार्स में आते हैं। जी। लोकल मेंबरशिप लेते हैं, कोई इंदौर लेता है, कोई सागर, कोई भोपाल, कोई अलीराजपुर, सब जगह जगह मेंबरशिप्स लेते हैं। और अधिवक्ता जो होता है बड़ा स्वाभिमानी होता है। वो भूखे मर जाएगा पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। उसका एक अपना आत्माभिमान होता है, स्वाभिमान बोल लें उसे, आत्माभिमान बोल लें, आत्मसम्मान बोल लें।
उस दौर में जब हम 5-7 दिन बीते, हम्म 10 दिन बीते, उसके बाद हम लोगों ने बातचीत चालू की आपस में सर्कल में, क्योंकि सभी के पास समय ही समय था। हम्म तो पता चला कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ, ऑफिस का क्या हुआ, खाली कर दिया। क्यों हाँ खाली कर दिया, किराया ही नहीं है, अब क्या करेंगे, पता नहीं भैया, देखेंगे कोविड खुलने के बाद। हम्म कई जगह हमारी बात हुई, कई लोगों के 1 महीना जब हुआ हम्म तो ऐसी स्थिति आ गई कि कई घरों में राशन भी नहीं था। पैसे हम्म तो थे पर राशन नहीं था, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं था, कई के पास पैसा नहीं था। अधिवक्ता व्यवसाय होता है बहुत चुनौतियों से भरा होता है। हम्म यहाँ कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, हम्म काम आपका चला तो 30 दिन चलेगा, नहीं चला तो 6-6 महीने कोई क्लाइंट नहीं आता। हम्म, तो ये बड़ा चुनौतियों से भरा व्यवसाय है, इसीलिए हम इसे कहते हैं तपस्या है ये। जी तो इस पूरे सीन में जब लोगों ने अपने बार काउंसिल मेंबर्स को अप्रोच किया, लोकल बार्स के प्रेसिडेंट को, एक बार के बड़े फेमस प्रेसिडेंट रहे, 14 बार वो चुनाव जीते, हम्म उनसे लोगों ने संपर्क करना चाहा व्हाट्सएप ग्रुप पे, फोन कॉल्स पे, न तो ग्रुप्स पे आने को तैयार थे, न वो कॉल उठाने को तैयार थे, और वो कह अच्छा देते थे हमने तो लेटर लिख दिया है। हम्म जब बार काउंसिल में ये बात की जाती थी तो कह देते थे कि अभी तो हम जीते हैं, अभी बॉडी बनेगी तब हम काम करेंगे। हमने उनसे, उनमें से कई लोग जो थे, अधिकतम जिनके 4-4 3-3 कार्यकाल हो चुके थे, हमने, सर आप लोग सक्षम हैं, आपको करना चाहिए। जब किसी ने नहीं सुना तो 3 लोगों ने एक के बाद एक पीआईएल फाइल की। हम्म एक जबलपुर से वकील साहब थे, एक भोपाल से थे, वो 4 लोग, 2 हम इंदौर से थे। हम्म जब वो पीआईएल फाइल हुई हम्म कि अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और इस वैश्विक महामारी में हर समाज, हर संगठन अपने लोगों की मदद कर रहा है, हम्म हमारे यहाँ भी ज़रूरत है। हम्म हर अधिवक्ता सक्षम नहीं होता, हर अधिवक्ता के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती, और जूनियर्स को, जो यूथ एडवोकेट होता है, उसको तो बहुत क्राइसिस होते हैं। जी पहला क्राइसिस उसका काम आना, फिर काम का चलना और क्लाइंटेज बनना। हम्म मैं ऐसे कई अधिवक्ताओं को जानता हूँ जिनने उस दौर के बाद वकालत छोड़ दी, या फिर दिन में काम किया और रात को रैपिडो चलाई, अलग अलग व्यवसाय किए, पार्ट टाइम काम किए। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को जानता हूँ। हम्म कईयों के यहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं थी, तो उस पिटीशन के फाइल होने के बाद सरकार की ओर से, जब जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं, उस समय महाधिवक्ता हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पॉजिटिवली इस पे विचार करेंगे और हम पूरी ऐड करेंगे। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, हम्म और फिर स्टेट बार में जो भी हुआ, वो 5,000 की एक आर्थिक सहायता प्राइमरी हर अधिवक्ता को देना, जरूरतमंद अधिवक्ता को देना तय हुआ। हम्म 5,000 एक बड़ी रकम तो नहीं थी, लेकिन फिर भी तात्कालिक एक राहत थी। और हमारा उस समय भी ये कहना था कि हर अधिवक्ता को आप सहयोग मत दो, आप बार के पास पैसा है, स्टेट बार के पास करोड़ों रुपए की एफडी है, लाखों रुपए के अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट महीने में बेचे जाते हैं, आप अधिवक्ता एक कैटेगराइज करके, और आप लोन दे सकते थे 20,000 25,000 का। अधिवक्ता कभी मुफ्त का पैसा नहीं चाहता, आप लोन देते, हम रीपे करते। ठीक बात है। वो सारी चीज़ों की चलते ही लड़ाइयाँ हुई, हाँ, कोशिशें। उसको लेके कई वाद विवाद भी हुए, फिर हमें मजबूरी बस कोर्ट के चरणों में जाना पड़ा। चूंकि परिवार का मामला था, परिवार में बैठ के निपट जाता, परिवार के बड़े अगर इनिशिएटिव ले लेते तो ये तकलीफ नहीं होती और वहां तक जाना नहीं पड़ता। चूहा वाला जो विषय हुआ, हमारी एक अधिवक्ता साथी थी, उनकी दादी जी का एक बड़े इंदौर के हॉस्पिटल में, यूनिक में इलाज हुआ। अब वो जो मैंने आपको बताया ना कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो लाइव है कि नहीं है, हाँ, ये पता ही नहीं होता पता ही नहीं होता था। हाँ। बस डॉक्टर एक ही चीज कहता था, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, आप इतने पैसे जमा कर दो, ये दवाई ला दीजिए। ये दवाई ला दीजिए। 2 दिन हो गए, 3 दिन, उन्होंने कहा एक बार हम देख तो लें, तो वो भी उनको देखने नहीं दिया। उनने बहुत रिक्वेस्ट की, जब वो अल्टीमेटली वो श्री शरणों में चली गई, तो उनके पार्थिव शरीर को उन्हें सौंपा गया, तो वो जगह जगह से कुतरा हुआ था। जी। उन लोगों ने उस पर सवाल उठाए, हाँ। तो हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना था कि नहीं, आपको ले जाना ले जाओ, हम यहाँ नहीं रख सकते, और बड़ी बदतमीजी पूर्वक व्यवहार किया गया। और ये उनके साथ नहीं, उस दौर में ऐसा लगभग सभी लोगों के साथ हो रहा था, चाहे वो प्रशासन का। देखिए, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं था, वैश्विक एक तनाव था, ठीक है, लेकिन डॉक्टर और प्रशासन का काम है लोगों को राहत देना। हाँ,
आप पोलाइटली बात कर सकते थे, हाँ, आप अच्छे बात से कर जवाब दे सकते थे, सकते चीज़ों थे। को समझ सकते थे, इंक्वायरी कर सकते थे, तो उसके लिए भी फिर हमें को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। हमने पीआईएल की नोटिस हुए, उस पे मजिस्ट्रेट कमेटी बनी, और उसी के बाद डायरेक्टिव्स आए थे कि सारा जो आप ट्रीटमेंट है, बॉडी की केयरिंग है, ये सब, क्योंकि बॉडी केयरिंग भी एक फंडामेंटल राइट है। हाँ, हाँ, हाँ। भावनात्मक जुड़ा होता है परिवार के साथ। भावनात्मक तो है ही है, कानूनन भी एक ये अधिकार है। हाँ। तो इन सब चीज़ों को लेके उस सबने फिर पीआईएल की डायरेक्शंस आए, और उससे काफ़ी लोगों को राहत मिली, न सिर्फ अधिवक्ताओं को, दूसरों को भी राहत मिली। पर वो एक बुरा दौर था, बुरा समय था, जो जी। धीरे धीरे कट गया, और हमारा अधिवक्ता समाज फिर एक लंबे 6 महीने के संघर्ष के बाद धीरे धीरे पटरी पे आने लगा। हाँ। हालांकि कई अधिवक्ता अभी भी है जो उस दौर की मार से धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक भी नहीं उभर पाए। हुँ। अच्छा, आपकी और पुलिस वालों की फाइट जो है और इसके बाद की स्ट्राइक जो है बड़ी चर्चा में रहती है हमेशा ही। क्या कारण होते हैं जिनके चलते पहली बात तो ये लड़ाइयाँ होती हैं? दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे तत्काल प्रभाव से सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन क्या रीज़न है कि हमारे यहाँ पर ये लड़ाई लगातार चल रही है और क्या सॉल्यूशन लगता है आपको हो सकता है इसका? देखिए, इसका प्रारंभिक कारण जो होता है, संवादहीनता होती है, हुँ, वो अमर्यादित व्यवहार होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, अधिवक्ता बड़ा आत्माभिमानी होता है, स्वाभिमानी होता है। हुँ, मैं अपने लिए, अपने पक्षकार के लिए, या किसी भी व्यक्ति के लिए अगर थाने जा रहा हूँ या कहीं भी कमिश्नरी में जा रहा हूँ और कोई विषय रख रहा हूँ, तो मैं कानून के दायरे में होकर वो विषय रखूँगा, जी। क्या नियम कहते हैं। लेकिन पुलिस की जो मॉरल ट्रेनिंग नहीं होती है, हुँ, उसके कारण वो सभी को एक लाठी से हाँकते हैं। और जब भी किसी ताकतवर व्यक्ति को आप बताओगे कि ये नियम है, तो उसे ऐसा लगेगा कि आप उसके सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, जी। और उस आवेश में वो आपको नीचा दिखाने के लिए स्तरहीन बातें करता है, हुँ, व्यक्तिगत कटाक्ष करता है, जिसके कारण ये स्थितियां निर्मित होती है। इस हुँ, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, संविधान की व्यवस्था है कि हुँ, कोई भी अगर आपके पास कंप्लेंट लेके आए, आपको कंप्लेंट लेनी है, हुँ, आपको रिसीव करना है, कायमी करनी है, जांच करना है, केस बनता है नहीं बनता है, ये तो हुँ, चार्जशीट में आप जब फाइल करेंगे, इसी के लिए हुँ, तो आपको डीपीओ की व्यवस्था दी, एडीपीओ की व्यवस्था दी। हुँ, लेकिन अपने डाटा को कम करने के लिए, अपनी सीआर अच्छी करने के लिए, काम को टालने के लिए, हुँ, कई बार पुलिस वाले या कई अन्य अधिकारी हुँ, टरका देते हैं। आप दिनों दिन हर दिन ये चीज़ें देखते होंगे, हुँ, अखबारों में आती है। जन सामान्य के साथ भी ये होता है, होता है, क्योंकि बिल्कुल जन होता है। सामान्य कानून का जानकार नहीं होता है। हुँ, अधिवक्ता कानून का जानकार होता है, तो वो अधिकार की बात करता है, नियम की बात करता है। हुँ, और जब वो नियम की बात करता है, तो उस प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी को लगता है कि ये हमें अब सिखाएगा, हमें बताएगा कैसी पुलिसिंग करनी है। हुँ, उस चीज़ से वो टकराव पैदा होते हैं, हुँ, और नतीजे तक जो आप कह रहे हैं नहीं पहुंच पाना मध्य प्रदेश में, हुँ, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे परिवार के मुखिया जिम्मेदार हैं। कि अब उन्हें एक समय था कि अगर अधिवक्ता की कहीं आवाज़ उठती थी किसी किसी भी प्रदेश के किसी भी बार में, किसी भी जिले में, तहसील में, गांव में, कोने में, हुँ, तो वो पूरा प्रदेश गूंज उठता था। हुँ, अब ये कहना सही है कि उस स्तर की कार्रवाइयाँ नहीं होती है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, हुँ, असंवेदनशीलता है हमारे परिवार के मुखियाओं की। हुँ, जब जब चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकल बार के इलेक्शन हो या स्टेट बार के इलेक्शन हो, हुँ, आपको अधिवक्ताओं का बड़ा, किसी भी प्रकार की किसी अधिवक्ता के साथ घटना होती, बड़ा समूह दिखाई देगा। हुँ, उसके बाद वो समूह धीरे धीरे गायब हो गायब जाता हो है। जाता है। तो हर चीज़ को हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट से और अपने स्वार्थ से देख रहे हैं। हुँ, हुँ, जबकि हुँ, हमारी बार एसोसिएशन की जो खूबसूरती है, हुँ, यहाँ हम धर्म, जाति, राजनीति से उठ के हर अधिवक्ता भाई है, इस हुँ, दृष्टि से कार्य करते हैं। लेकिन जब हमारे बार के मुखिया जो हैं, हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, स्टेट बार के मेंबर्स हैं, उनमें संवेदनशीलता नहीं बची है, इसलिए हम उसका निराकरण नहीं कर पा रहे। हुँ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वकील जो है, वो सबके लिए लड़ते हैं। वकीलों के लिए कौन लड़ रहा है? वकीलों के लिए अब वकील को स्वयं ही लड़ना पड़ रहा है। कौन-कौन सी समस्या है जिनकी लड़ना चाहिए? देखिए, वकीलों के लिए बड़ी समस्या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। हुँ, डॉक्टर्स को आपने प्रोटेक्शन दे दिया, अदर प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्शन दे दिया। हुँ, हम गुंडे बदमाशों के खिलाफ भी काम करते हैं, हुँ, हम ताकतवर लोगों के खिलाफ भी पीआईएल्स करते हैं, हुँ, और भी कई प्रकरण लड़ते हैं जिसमें किसी न किसी पक्ष को ठेस लगती है। जी, कई बार वो उसको व्यक्तिगत ले लेता है, हुँ, और उसके कारण हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ घटना भी होती हैं। जी,
पर हम सालों से चिल्ला रहे हैं, हम्म, हमारे सीनियर्स चिल्लाते चिल्लाते चले गए, हम भी चिल्ला रहे हैं। जी, आज तक उस दिशा में, पहली बार अभी मैंने परसों खबर में पढ़ा है कि केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा है कि हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की दिशा में काम कर रहे हैं और जल्दी उसको लेके आएंगे। हालांकि जी, ये सुनते सुनते भी मुझे भी 10 साल हो गए, हम्म, हमारे सीनियर्स को और ज़्यादा समय हो गया, हम्म, आज तक वो आया नहीं। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल जो जनरेशन चेंज आया है, हम्म, तो हमारे जो सीनियर्स हैं हम्म, वो टेक फ्रेंडली कैसे बने, जी, उस दिशा में काम होना चाहिए। हम्म, वर्कशॉप्स होनी चाहिए। आपने पूरी ई फाइलिंग से लेकर सब व्यवस्था तो कर दी। आप छोटा सा उदाहरण, इंदौर हाईकोर्ट में अगर जाएं, फाइलिंग करने के लिए जाते हैं, हम्म, तो जो फाइलिंग, ये ई फाइलिंग होने की नई व्यवस्था आने से पहले होती थी, हम 15-20 मिनट में फाइल कर देते थे। हम्म, 3-4 घंटे वहाँ लाइन में लगे रहना पड़ता है, हम्म, तब जाके हम फाइल कर पाते हैं, फिर वो अपडेट होगी। तो इन सब चीज़ों को लेके व्यवस्था होनी चाहिए। हम्म, नया अधिवक्ता जो आता है, 12 साल, शिवराज जी ने 2011 में एक योजना चालू की थी, 10-11 में, कि नए अधिवक्ता को टेबल कुर्सी के लिए, मतलब प्रारंभिक व्यवसाय में सहयोग के लिए 12,500 का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, 2017 से 25 आ गया, 8 साल से पहले भी वो 4 साल में आया, 17 से पहले वालों का। 8 साल में अभी तक नए अधिवक्ताओं को 12,500 का जो अनुदान है वो नहीं मिला। हम्म, अब वो 8 साल के बाद 2017 वाले अधिवक्ता को 12,500 देंगे तो उसके क्या काम के? हम्म, वो 12,500 अगर उसे 17 की जगह 18 में मिल जाते, हम्म, तो वो अपने लॉ बुक्स, लैपटॉप, कुछ भी सेटअप में उसके काम आते। हम्म, एक प्रोत्साहन होता। 12,500 कोई बड़ी राशि नहीं है। हम्म, भाई, अधिवक्ता अपने व्यवसाय में आया है, तपस्या में आया, तपस्या करेगा, फल अपनी भी तैयारी के प्राप्त साथ करेगा। आया, सही बात है। पर प्रारंभिक रूप से उसे मिल जाता। हाँ, जब हम राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्यों से पूछते हैं तो वो कह देते हैं वो पैसा अभी आना है, मीटिंग हुई नहीं है, मीटिंग होगी तो वो पैसा आएगा, हम तो प्रयास कर रहे हैं। हम्म, मतलब कुल जमा मौखिक प्रयास होते हैं। हम्म, अभी मैंने एक बड़ी पीआईएल की थी, मेरे साथ अलग अन्य अन्य प्रदेशों के और 7 लोग थे, जी, सभी अलग अलग स्टेट्स में पीआईएल लगी थी और एक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट लगी थी। तो सभी को क्लब करके दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई, हम्म, जिसमें अधिवक्ताओं की जो इनरोलमेंट फीस, जो कि पहले 28,000 से लेके 52,000 तक होती थी, जी, उसको 750 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उससे नए अधिवक्ता को, क्योंकि क्या होता था कि कब मेरे पास 28, मैंने डिग्री कर ली 2010 में, मैंने डिग्री कर ली, अब मैं 14 तक इंतजार करूंगा, 28,000 एक मुश्त इकट्ठे होंगे तो मैं हाँ, डीडी बनवाऊंगा, जी, फॉर्म जमा करूंगा, जी, और फिर मेरी सनद आएगी, फिर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा इंडिविजुअल। उससे पहले मैं काम कर रहा हूँ एज ए इंटर्न, जी, मेरा कोई राइट नहीं है, सिर्फ जी, फाइलिंग कराऊंगा एक मुंशी की तरह, लॉ क्लर्क की तरह। जी, तो जब ये हो गया, उसके बाद भी हमारे कई सदस्यों को आपत्ति थी, हाँ, गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बार की अच्छा, इससे आर्थिक अरे बार की आप लाखों रुपए के तो अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट बेच रहे हैं, अन्य अन्य योजनाओं से पैसा ले रहे हैं, आप स्टेट और बिल्डिंग से मेंटेनेंस का पैसा ले रहे हैं, बहुत जी, सारे तरीके का जी, पैसा है। जी, आपने पिछले आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा के बता दीजिए खर्चा क्या किया। मैं उससे पहले का नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ, और 10 छोड़िए, आप पिछले 3 साल का बता दीजिए जी, कि आपने जो इतना पैसा इकट्ठा किया, करोड़ों की खर्च एफडीआर कहाँ बनाई, किया? ये किस अधिवक्ता कल्याण में खर्चा किया। हम्म, तो जब हम इस तरीके की करते हैं तो भी हमारे बार मेंबर्स को बुरा लग परेशानी जाता होती है। है। हाँ। ये कोशिश अच्छी थी। हम हमेशा मानते हैं कि जो एडवोकेट्स होते हैं, ये बहुत दिमागी काम होता है। जब भी कोई केस उनके पास आता है, वहीं से उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि इसके लिए कैसे मदद की जाए, ताकि अगर ये सही है तो इसको किसी तरह की सज़ा ना हो। मतलब पूरा खेल ही दिमाग का है। ऐसे में इनकी दिमागी हालत को ध्यान में रखते हुए, इनकी मेंटल हेल्थ को लेकर क्या बार काउंसिल कुछ करता है? देखिए, करना तो बार काउंसिल को ही चाहिए, अच्छा। पर करता कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। वो ये 5 साल में एक बार, 1 साल निकलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और बड़े बड़े दिवा स्वप्न बताते हैं, जी। वो स्वप्न बता के और चले आते हैं, हाँ, जीत जाते हैं। उसके बाद वो अपने व्यवसाय में रत हो जाते हैं। फिर हाँ। किस एडवोकेट का क्या सीनियर का, क्या जूनियर का क्या हो जी, रहा है, हाँ। उससे उनका कोई लेना देना नहीं। मैं व्यक्तिगत स्तर पर, चूंकि हम
किसी भी अधिवक्ता का नाम लेना ठीक हाँ, नहीं है। हाँ, मैं ऐसे कई अधिवक्ताओं को जानता हूँ जिनके स्वास्थ्यगत कारणों से निधन हो गया, जो हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जी, परिवारों ने 4-4 साल अधिवक्ता कल्याण निधि का जो सहयोग राशि मिलती है, जी, वो लेने के लिए संघर्ष किया। हाँ, और वो पैसा मिलता है, लेकिन कब ये सारे स्टेट बार मेंबर्स निकलेंगे? चुनाव के समय वो सारे चेक ले लेके निकलेंगे। जी, तो मेंटल हेल्थ को लेके हेल्थ कैंप्स होने चाहिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जी, वो कोई भी काम स्टेट बार ने अभी तक नहीं किया मेरे है, संज्ञान में तो नहीं किए। मुझसे पहले किसी दौर में किए हों, जब 2008 से मैं इस व्यवसाय व्यवसाय में, हाँ, से जुड़ा हुआ हूँ एज अ उसके पहले इंटर्न। कभी हो? उसके पहले के हुए हों तो मुझे पता नहीं, लेकिन 2008 से अभी तक तो मैंने नहीं देखे। जी, जब ये इस चीज़ में एक बड़ी कमी महसूस हुई, हाँ, तो फिर हम लोगों ने एक प्रयास किया। वही विधि विद्यार्थी मंच को हमने रिकंस्ट्रक्ट किया और संस्था प्रत्यंचा के रूप में फिर से डेवलप किया। जी, टीम वही यूथ अधिवक्ताओं की जो हमारे कॉलेज के साथी थे, अब अधिवक्ता हो गए हैं, अब वही टीम है। जी, और हमने सबसे पहला जो प्रयास किया था, हेल्थ कैंप लगाया था। जी, उससे पहले जो हम हेल्थ कैंप देखते थे, उसमें शुगर बीपी के डॉक्टर आ जाते थे, हाँ, जनरल मेडिसिन वाले आ जाते थे। उनने चेकअप किया, बीपी चेक किया, बहुत हुआ तो ईसीजी, ब्लड टेस्ट कर लिया, ब्लड ग्रुपिंग कर ली। जी, हमने पहली बार अरविंदो मेडिकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से लार्जर स्केल का कैंप किया, जी, जिसमें लगभग 950 अधिवक्ताओं ने अपनी जांचें की, जिसमें हमने उन्हें चश्मे, दवाइयाँ, जिसमें अलग अलग लगभग 18 तरीके के स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स थे वहाँ पर। जांचें थी, सोनोग्राफी मशीन, ईसीजी मशीन, डेंटल यूनिट पूरी, जी, कैंसर यूनिट, तो आई टेस्टिंग का पूरा। उसके बाद से अब धीरे धीरे लगातार, उसके बाद से पिछले 2023 में हमने वो पहला प्रयास किया था। अब लोकल बार्स करने लगी, लेकिन स्टेट बार के कानों पे आज तक कोई जू नहीं रहेंगी कि इस प्रकार का कोई प्रयास करना चाहिए। जी, हम देख रहे हैं लगातार हमारे अधिवक्ता साथी कई बार कोर्ट में ही कोलैप्स हो गए। ओ हो, आर्ग्यूमेंट करके निकले, एकदम से पेन हुआ, वो नीचे तक गए, सुविधा नहीं मिल पाई डिस्पेंसरीज की, या डिस्पेंसरी है तो उसमें कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। और हाई कोर्ट स्तर पे है भी, निचली अदालतों में तो कोई व्यवस्था कोई ही नहीं व्यवस्था है। ही नहीं है, सही कहा आपने। तो उसको लेके भी आज तक स्टेट बार ने कुछ नहीं किया। दूसरा हमने प्रयास किया कि एक कल्चरल और ऐसी कल्चरल एक्टिविटी हो जिसमें हम अपने जो हमारे अग्रज हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जी, क्योंकि मैं हमेशा ही इस बात को कहता हूँ, यहाँ भी मैंने शुरुआत में बोला कि विधि का व्यवसाय एक तपस्या है। जी, और जब दुनिया लॉ और जस्टिस की स्पेलिंग डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, उस दौर में हमारे भारत के महान मनीषी महर्षि गौतम पूरी न्याय संहिता की रचना कर चुके थे। जी, तो जो ये हमारे भी जो सीनियर्स हैं, ये सब एक ऋषि की तरह हैं, जो न्यायदान में, न्यायिक प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। अपने परिवार को समय नहीं दे पाते पक्षकार से। लोगों को लगता है कि एक अधिवक्ता करता क्या है, फीस लिए 10 मिनट खड़ा हुआ। उस 10 मिनट खड़ा होने और रिजल्ट आने के पीछे उसका एक लंबा टाइम होता है, जो एक लंबी तैयारी है, प्रिपरेशन सही होती बात है। है, जिसके कारण वो मेंटल स्ट्रेस के चलते कई बार शुगर, बीपी जैसी अनेक छोटी छोटी, जो देखने में तो नॉर्मल है लेकिन गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। हम्म, उसका कोई सोशल लाइफ स्टाइल नहीं होता है। परिवार को भी वो समय कितना देता है, उस अधिवक्ता का परिवार ही बता सकता है। जी, तो हम उनको जाने, उन लोगों से हमारा प्रॉपर परिचय हो, उनको भी ऐसा फील आया कि हमने 40 साल 20 साल इस फील्ड में दिए हैं, तो लोग हमें, हमारे जो बाद के लोग हैं वो हमें जानते हैं, देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं। तो हमने एक विधि जगत के तपस्वियों का सम्मान समारोह के नाम से एक कार्यक्रम स्टार्ट किया। अच्छा, आपने किया था ये? हाँ, और जिसमें उस समय के तात्कालिक प्रशासनिक न्यायमूर्ति धर्माधिकारी साहब और वर्तमान के जो प्रशासनिक न्यायमूर्ति हैं विजय शुक्ला जी, जी, ये उसमें रहे और इन्होंने उन अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। और वो सम्मान, देखिए, एक हृदय का विषय है, सम्मान दिखावे का नहीं, लेकिन जब वो लोग सम्मानित हो रहे थे, जी, 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 सम्मान के रूप में हमें उन्हें कोई धन दौलत नहीं दे रहे थे, हाँ, पर वो साल श्रीफल मोमेंटों के साथ जब वो खड़े हो रहे थे एक जज के पास में, हाईकोर्ट जस्टिस के पास में, तो उनको एक फील था कि हमने
एक मतलब आत्मसंतुष्टि थी कि हमने 40 साल दिए, जी, जी, जी। तो हमको कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। परिवार के लिए बड़ा मौका होता है, सही कहा। परिवार के लिए, उनके खुद के लिए। एक वकील नीचे की कोर्ट में 40 साल घिस जाता है, 50 साल घिस जाता है, अपना सर्वस्व सौंप देता है, क्या कमाया। हर वकील सक्सेस भी नहीं होता, हर अधिवक्ता इतनी संपत्ति नहीं छोड़ जाता कि उसकी पीढ़ी उस संपत्ति से आगे काम कर ले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कई लोग सिर्फ दाल रोटी ही चला पाते हैं। हुँ, कई बार क्लाइंटेज का संकट होता है, कंपटीशन का दौर है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, जुडिशरी का व्यवहार है, हुँ, बहुत सारे तनाव और चीज़ों के बीच में वो 40 साल निकाल देता है और आप उससे पूछ भी नहीं रहे। बेचारा। सिर्फ सिवाय एक समय कि जब चुनाव आया, हुँ, आप वोट मांगने चले गए, स्ट्राइक करनी है, उनको कॉल कर लिया, काम बंद कर दो। इसके अलावा आपकी ये भी तो मोरल ड्यूटी है कि ये हमारे पिलर्स हैं, मजबूत पिलर्स हैं, जी, इनको भी तो हम देखें। जी, फिर हमने फिजिकल हेल्थ के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट किया स्टेट लेवल का, जी। जिसमें लगभग 22 जिलों से टीमें आती हैं। अच्छा। जो डे नाइट टूर्नामेंट होता है, 4 दिन का बड़ा इवेंट होता है। हुँ, और उसके बाद हमारे यहाँ कई अधिवक्ता समूह ने म्यूजिक फेस्ट, हुँ, अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू हुए। देखिए, शुरू किया। कार्यक्रम करने का उद्देश्य सिर्फ एक कार्यक्रम करना नहीं होता, हाँ, कार्यक्रम से एक दिशा प्राप्त होती है, हाँ, कई लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है। अब अगर ये स्टेट बार ये सब काम करता है या बार काउंसिल से ये काम करती, हुँ, तो उन्हीं के साथ लोग मिलके करते और ये ज़्यादा बड़े स्कोप पे हो सकते थे, हर हाँ, तहसील हर बार तक ये हो सकता था। परंतु वो अभी नहीं अब कर रहे। लोग अपने निजी स्तर से करते हैं, जिसके जितने संसाधन होते हैं, उस जितनी लिहाज से क्षमता होता होती है। है, हाँ, उस स्तर से करता है। अभी भी हम फिर से, पिछली बार हमने इंदौर जिले के स्तर पे किया था इंदौर, इस बार हम पूरा इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग के स्तर पे फिर से प्रत्यंचा का जो सम्मान समारोह और होली मिलन है वो करने जा रहे हैं। क्या बात है। ठीक है, इस बार मैं भी आने की कोशिश करूँगा आपके साथ में। बिल्कुल आप आइएगा। इस बार लगभग 700 अधिवक्ता सम्मिलित होंगे। पिछली बार 284 अधिवक्ताओं का हमने सम्मान किया। जी, जी, जी। स्टेट बार को लेकर आप लगातार बात कर रहे हैं, तो मेरा एक सीधा सवाल आपसे कि स्टेट बार कमीशन की इलेक्शन जब होंगे आने वाले टाइम पे, क्या आप उसमें भाग लेना चाहेंगे? देखिए, मैं निश्चित तौर पे भाग लूँगा। मैं भाग लूँगा व्यवस्था परिवर्तन के लिए। जी, मेरा उद्देश्य सिर्फ स्टेट बार सदस्य बनकर और एक 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठने और व्यवस्थाओं का आनंद लेने का नहीं है, अपना संपर्क बढ़ाने का नहीं है। ईश्वरीय कृपा से, सहयोगियों के सहयोग से, मेरे साथियों के संबल से मेरा संपर्क पूरे प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी काफ़ी अच्छा है। और जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी पहचान का मोहताज नहीं हूँ और इस व्यवसाय में आने से पहले से ही नहीं हूँ। जी, मुझे इस देश के कई प्रदेशों के कोने कोने में लोग जानते हैं। जी, मेरा राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में भाग लेने का एक ही है कि हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, जी, युवा अधिवक्ताओं की जो प्रारंभिक चुनौती है कि एक उनको प्राइमरी इतना पैसा मिले कि वो इस व्यवसाय में टिके रहे और अच्छे से व्यवसाय कर पाए। जी, जो हमारे वृद्ध अधिवक्ता हैं, प्रौढ़ अधिवक्ता हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जी, जो सक्षम नहीं है, कम से कम एटलीस्ट उनको एक मेडिक्लेम, एक इंश्योरेंस और एक पेंशन जैसी कोई सुविधा स्कीम। हो जाए इसी कोष से। जी, तो और भी दैनिक समस्याएं हैं, बैठने की समस्याएं हैं, कोर्टों में आजकल पुलिस की दखलंदाजी, मुंशियों का काम बहुत बढ़ गया है, जिससे हमारे युवा अधिवक्ता साथियों का काम बहुत प्रभावित होता है। अच्छा, तो इन सब चीज़ों के जो व्यवस्था परिवर्तन होने के लिए मैं निश्चित रूप से इस बार के जब भी स्टेट बार के इलेक्शंस होंगे उसमें कंटेस्ट करूंगा। जी, और मुझे लगता है कि मेरे साथियों का, भाइयों का और बड़ों का आशीर्वाद, साथियों का सहयोग भी मुझे मिलेगा। जी। वैसे तो आपने कुछ चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं, पेंशन या बाकी जो व्यवस्थाएँ होती हैं, लेकिन अगर आपसे बदलाव की उम्मीद करे कोई कि निमेश जी अगर इलेक्ट हो रहे हैं, तो क्या चीज़ें बदलाव में लेकर आएँगे? नए अधिवक्ता को व्यवसाय में प्राथमिकता मिले, जी, काम को वो अच्छे से सीख पाए, अच्छे से कर पाए, उसके लिए वर्कशॉप्स करना जी, और प्राथमिक जो उसकी आवश्यकता है धनार्जन की, जी, कुछ ऐसे सिस्टम को डेवलप करना जिससे उसको प्राथमिक रूप से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो। जी, और जो जीवन का आखिरी पड़ाव हो जी, उसमें, जैसे एक व्यक्ति, हम किसी कंपनी में भी काम जॉब करते हैं, जी, प्राइवेट जॉब भी करते हैं, तो एक पीएफ टाइप का अमाउंट मिल जाता है हमको, हाँ, जो एक बड़ी उस दौर के लिए हमारी राहत होती राहत है। होती है, सही कहा। तीसरा, चिकित्सा को लेके अगर हम निश्चिंत हो जाएं, हाँ,
तो वो एक बड़ा बड़ी राहत होगी। राहत होती है। जैसे आज आयुष्मान भारत से लेके कई योजनाएं चल रही है, मेडिक्लेम्स चल रहे हैं। ऐसा स्टेट बार का इन हाउस कोई स्टेट बार में मेडिक्लेम आए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और देखिए, मैं चुनाव जीतूं नहीं जीतूं, मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूं। मैंने 750 एनरोलमेंट फीस कराई, कोविड के समय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया, निजी रूप से भी हमने कई लोगों को सहायता दी। जी। और अभी भी हमारा जो अगला प्रयास है, हम जो संस्था प्रत्यंचा को रन करते हैं, संस्था प्रत्यंचा बहुत जल्दी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में लेकर आ रही है, ओहो। जो अधिवक्ताओं को डेडिकेटेड रहेगा। इलाज जी। सभी का होगा, जी। पर डेडिकेटली वो अधिवक्ताओं के लिए होगा। प्रदेश भर के अधिवक्ता वहाँ पर बहुत नाम मात्र के शुल्क में अपना इलाज करा पाएंगे, बहुत विश्व सुंदर, स्तरीय बहुत सुविधाओं के सुंदर, साथ। बहुत सुंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि आपने महिलाओं को लेकर, यूथ को लेकर जो काम किया, उसमें एक 750 रुपये वाली फ़ीस वाला जो एक था, वो तो ठीक है। इसके अलावा, क्योंकि यूथ जो है वो आपके डिपार्टमेंट को, आपके व्यवसाय को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलरली महिलाएं भी कर रही हैं, इनके लिए क्या कुछ किया आपने? देखिए, मातृशक्ति के लिए, युवा अधिवक्ताओं के लिए हम सतत काम कर रहे हैं। जी। नई जनरेशन को लेके हम रेमेडियल सेंटर चलाते हैं, हम्म। जहाँ पर हम उन्हें लैंग्वेज ट्रेनिंग, स्किल्स ट्रेनिंग, हम्म। लॉ रिसर्च करना, जी। और बीच में जो एग्ज़ाम्स आती हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी काम करते हैं। जी। अभी मैंने एक पीआईएल की थी, फर्स्ट पीआईएल की थी, मीना जगताप मैडम है, गुजरात की लॉयर हैं। जी। और उसके बाद फिर मैंने मध्य प्रदेश में की थी, और अभी पेंडिंग है जी। जिसमें हमने कहा था कि जो हमारी बार एसोसिएशंस हैं, चाहे वो लोकल बार एसोसिएशन हो या स्टेट बार एसोसिएशन हो या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, सभी जगह महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन निश्चित होना चाहिए। महिलाएं अभी भी लड़ती हैं, रोक कुछ भी नहीं है, जीतती भी है, पर एक उनका स्थायी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि महिलाओं की समस्याओं को, उन्हें क्या क्या समस्या आ रही है व्यवहारिक और तकनीकी रूप से, वो अच्छे से बार एसोसिएशन को बता पाएं और दूर कर पाएं। जब वो खुद उसका हिस्सा होंगी तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी, अपनी समस्याओं पे बात कर पाएंगी और उनको दूर करने का प्रयास कर पाएंगी। जी। एक महिला की समस्या एक महिला ही समझ सकती है, एक पुरुष की समस्या महिला समझ सकती है, लेकिन एक महिला की समस्या महिला एक पुरुष उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ समझ सकता, पाएगा। सही चाहे बात। वो उसका बेटा हो, भाई हो। एक महिला की समस्या को महिला से बेहतर कोई नहीं। इसलिए जो ये मेंस क्लब तो पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हमारे बार एसोसिएशंस में प्रैक्टिस में महिलाएं आती हैं, उन्हें लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, सीनियर्स भी प्रोत्साहित करते हैं, साथी भी प्रोत्साहित करते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं। फिर भी वो तादाद कम है, कम है अभी, है ना? कम है। तो इसलिए मेरा ये मानना था कि महिलाओं का एक रिप्रेजेंटेशन सिक्योर होगा तो उनको देख के, उनसे प्रेरणा लेके वो और ज़्यादा तादाद में आएंगी। हाँ, सही नई बच्चियां आप देखेंगे काफ़ी संख्या में लॉ में एडमिशन ले रही हैं, लॉयर्स बन रही हैं, और बजाय कॉर्पोरेट्स के वो प्रैक्टिस को चूज कर रही हैं। जनरली पहले का जो सीन हुआ करता था कि जब हमारी माताएं बहनें जो आती थी इस फील्ड में, वो कुछ समय के बाद एडीपी और सिविल जज या फिर कॉर्पोरेट्स में चली जाती थी। प्रैक्टिस में उनकी तादाद पहले भी होती थी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने, उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीश बने, अच्छे अधिवक्ता भी रहे, लेकिन तादाद बड़ी कम होती थी। ये नहीं कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जी। रिप्रेजेंटेशन उनका बहुत जबरदस्त था, दमदार था, लेकिन न्यूमेरिकल या संख्या के आंकड़ों के आधार पर वो कम ही था। हम चाहते हैं कि वो जिस तादाद में हमारी बहनें आ रही हैं, नए अधिवक्ता बहनें आ रही हैं, इनका एक फिक्स रिप्रेजेंटेशन हो। आज वॉशरूम की समस्या हो या ऐसी कई सारी समस्याएं होती है, उसके लिए वो बाहर में जाके बार के प्रेसिडेंट से, एग्जीक्यूटिव मेंबर से, सेक्रेटरी से जाके बोलने में जर्नली हिचकिचाती हैं। उनकी कोई महिला साथी होगी, वो खुल के उससे बात कर पाएंगी, अपना विषय बता पाएंगी। सीनियर्स तो भी जूनियर्स को डांट के, जो चूंकि हमारे यहाँ कई सीनियर महिला अधिवक्ता हैं, तो वो कई बार पदाधिकारियों को डांट के भी बोल देते कि व्यवस्था सही नहीं है। जूनियर बोलने में हिचकता है, जूनियर यूथ एडवोकेट भी जो नव अधिवक्ता है, वो भी अपने सीनियर्स को, पदाधिकारियों को जाकर बताने में थोड़ा सा हिचकता है। उसी प्रकार महिला अधिवक्ताएं भी हिचकती है। तो वो हिचक दूर हो, इसके लिए उनका एक फिक्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम उनका एक पदाधिकारी। और जब पूरा देश में हर क्षेत्र में सरकार, राजनीतिक दल, सभी संगठन महिला आरक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस क्षेत्र में क्यों नहीं? इस क्षेत्र में क्यों नहीं? और भारत देश की जो परंपरा है वो तो वैसे भी मातृसत्तात्मक परंपरा रही है हमेशा से। हमारे यहाँ सीताराम होते हैं, राधा कृष्ण हैं। जी 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 जी।
हमारे यहाँ स्वयंवर की छूट थी, जी, हमारे यहाँ पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं हुई हैं, हमेशा से। ऋषि पत्नियां रही हैं। अहिल्या माता की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ चेन्नम्मा, माँ अहिल्या, जी, दुर्गावती जैसी सशक्त महिलाएं, झांसी की रानी जैसी सशक्त कमलापति, लीडर, ठीक है। नेतृत्व करता जी, महिलाएं हुई हैं। हाँ, तो इस फील्ड में भी जो हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, यहाँ भी उनके लिए एक तात्कालिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उनका एक फिक्स रिप्रेजेंटेशन हो, जिससे प्रेरणा लेके लोग और आगे आए। जी, और मैंने वो जब पीआईएल फाइल की, देखते देखते उस पीआईएल की पेंडेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई, और अभी कल या परसों ही उसमें डिसाइड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने डायरेक्ट किया सारी स्टेट्स को जी, कि अपने स्टेट बार में इनके एक वैलिड 30% रिजर्वेशन के लिए एक प्रारूप तैयार करके और पेश करें, बहुत सुंदर। ताकि ये सिर्फ मेंस क्लब नहीं रह जाए, इनमें उनका भी एक स्थान हो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये स्ट्राइक आखिर होती क्यों? ये इतनी लगातार स्ट्राइक जो है वो आपको और पुलिस डिपार्टमेंट को तो आई एम श्योर परेशान करती, लेकिन आमजन के साथ भी समस्या बढ़ जाती है। क्या सोल्यूशन क्या है? देखिए, स्ट्राइक सिर्फ पुलिस के साथ ही नहीं, न्यायालय में भी जब कई न्यायाधीश ऐसे आ जाते हैं जिनने कभी व्यवहारिक रूप से अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं किया, हाँ, या सिर्फ कॉर्पोरेट्स में काम करते रहे, सिलेक्शन हो गया और इधर आ गए, जी, एग्जाम दी, उनका जो व्यवहार होता है अधिवक्ताओं के साथ वो अच्छा नहीं होता है। देखिए, बार और बेंच, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हमारे सीनियर्स भी कहते रहे, हमारे पुरोधा भी कहते रहे, जी, और आज भी यह उदाहरण कई जजेस अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि बार और बेंच एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। 100% बेंच मतलब न्यायाधीश जी, और बार मतलब हम अधिवक्ता। जी, हम कोई समस्या बता रहे हैं तो उसको वो थोड़ा सा सेटल करके एडजस्ट करके अगर काम करते हैं तो ये स्थितियां पैदा नहीं होती है। हमारी बाहर कहीं समस्या होती है तो हम अपने परिवार के मुखिया होने के नाते बार काउंसिल के पास जाते हैं, बार काउंसिल सॉल्व नहीं कर पाती ये, तो हम अपने परिवार के संरक्षक होने के नाते न्यायाधीशों के पास जाते हैं, चाहे वो जिला न्यायाधीश हो, उच्चतम न्यायालय के हमारे पोर्टफोलियो जजेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनके पास जाके अपनी बात करते हैं। लेकिन जब हमारी बात का निदान नहीं निकलता और जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब हम स्ट्राइक्स पे, एक्चुअल उसको स्ट्राइक्स नहीं कहते, हम कार्य से विरत हो जाते हैं। हम काम करना, अपना काम करना बंद कर देते हैं, हम पक्षकार को फ्री कर देते हैं कि आप स्वयं आर्ग्यू कर ले। लेकिन चूंकि नॉलेज की कमी के कारण, हालांकि हम पक्षकार को तैयार भी कराते हैं, फिर भी वो अपने केस को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसको लोग कहते हैं स्ट्राइक हो गई। लोग कहते हैं वकीलों ने बड़ा परेशान कर रखा, वकीलों ने गुंडागर्दी मचा रखी। इस तरीके की कई बात मीडिया में भी आती है, सभी जगह आती है। वकीलों की पीड़ा कौन समझेगा? वकील भी तो इंसान है। आपके कुछ पैसे में उसने आपका पूरा स्ट्रेस ले लिया। कई बार तो कई लोग प्रो बोनो काम करते हैं, फ्री में भी आपका करते हैं। जिस दिन तक आपकी समस्या होती है उस दिन तक वकील देवता है। आपका काम निकल गया, आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ तो वकील राक्षस हो गया। तो इसके लिए जो, और आपने जो कुछ पहले पूछा था कि राजस्थान, यूपी, हरियाणा में वहाँ के जो हमारे नेतृत्वकर्ता वो मजबूत हैं, संवेदनशील हैं, वो परिणाम तक पहुंचा देते हैं। अभी 5-7 दिन के बीच की, 4-5 दिन पहले की घटना है, जोधपुर में हुई, पूरा थाना सस्पेंड हुआ। हम कई बार ऑन रिकॉर्ड हमारे साथी हम लोग बताते हैं जाके हमारे अगेंस्ट गलत कंप्लेंट्स ले ली, पुलिस ने एरोगेंटली हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी। हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो नीचे के कोर्टों के न्यायाधीश है, वो बजाय हमारी बात सुनने के उनकी पैरवी करने लगते हैं। कई बार किसी अधिवक्ता की व्यवहारिक समस्या कि वो आज इस तारीख पे काम नहीं कर पा रहे, कोर्टों में पेंडेंसी है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, हम कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निपटे। लेकिन नहीं, आप डायरेक्टिवली कि नहीं आज आपको करना ही पड़ेगा। आप अगर उसकी जेन्युइन समस्या तो उसको समझो। एक सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू कर रहा है बोर्ड पे, नीचे की कोर्टों में, उच्च न्यायालय तो काफी संवेदनशील होता है इस मामले को लेके। जनरली ये समस्या तहसील कोर्ट, जिला कोर्ट और छोटी छोटी जेएमएफसी कोर्टों में आती है। वो जो जज बैठा है जिसकी 3 साल की जॉब है, 4 साल की जॉब है, वो समझ ही नहीं रहा कि एक सीनियर जिसने 25 साल 30 साल दिया, उसका अनुभव, उसका क्या सम्मान है। बड़े बदतमीजी से कई बार उनसे ट्रीट कर जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे जब आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है, और ठेस पहुंचाने के बाद हम अपने लोगों के पास जाते हैं और उसका कुछ हल नहीं निकाल पाते हैं, तो उससे एक दुख भी पैदा होता है। निराकरण इसका यही है
कि एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आ जाए, एक इंश्योरेंस और मेडिक्लेम और एक पेंशन जैसी कोई व्यवस्था बने। दूसरा, पुलिस और अधिवक्ताओं के तालमेल को लेके बार काउंसिल के सदस्य, पुलिस के बड़े अधिकारी, सरकारें हस्तक्षेप करें और ये बैठ के एक डेकोरम तय करें। पुलिस को मोरल पुलिसिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अधिवक्ताओं से, आमजन से बातचीत करने के उनके तरीके में सुधार आए, तो उससे धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। कोर्ट में एक मीडिएशन जो हम पक्षकारों के लिए करते हैं, अधिवक्ता जजेस के बीच में भी मीडिएशन हो, एक सामान्य गैदरिंग हो, एक परिचय संवाद स्थापित हो, ऐसे कुछ कार्यक्रम राज्य अधिवक्ता परिषद को चलाने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कभी तो जागेंगे। इस उम्मीद के साथ कि वो जाने से पहले आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए और वो तमाम लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते यही कहूँगा कि समाज में जितनी भी दुष्कृतियाँ हैं या खराबियाँ हैं, सिवाय सिस्टम पे ढोलने के और किसी का इंतज़ार करने के, हम फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करते हैं। हर आदमी को अपने मौलिक कर्तव्य समझ के काम करना चाहिए। साथ ही आप लोग जो अधिवक्ताओं को लेके तरह तरीके की बातें करते हैं, आपको एक अधिवक्ता के जीवन को समझना चाहिए, उसकी दिनचर्या को समझना चाहिए कि अधिवक्ता आपके लिए क्या करता है। एक एडवोकेट अपने परिवार से ज़्यादा अपने पक्षकार के लिए समय देता है, अपना मानसिक शारीरिक श्रम लगाता है, और उसके बाद भी समाज का एक बड़ा तबका जब छोट-मोट डिस्प्यूट होते हैं, घटनाएं होती है, तो एकदम से उसे खलनायक विरूपित कर देता है। तो आप भी अधिवक्ता समाज को समझें और कानून को समझें, न्याय को समझें। अधिवक्ता आपके लिए हर प्रकार की सहायता के लिए सदैव उपस्थित होते हैं, प्रोबोनो भी और अदरवाइज भी। एडवाइस भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निमेश भाई यहाँ पर आने के लिए और बहुत सारी ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए। जनरली एडवोकेट्स हमसे बात करके देने में घबराते हैं या हिचकते हैं, लेकिन आपने बड़े खुल के उनके जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने जो आज मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।